नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो है एलएलएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सीरीज़। इसमें मैं आप लोगों से जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की जिनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उनके पेपर्स जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है और उनको आज हम सोल्यूशन आपको बताते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों को पेपर मिल नहीं पाता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आप लोग चले जाते हो, कोर्स पता नहीं चलता है। इस तरीके से आप इसको करिए और जो है समझिए और तैयार कर लीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि इसमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोपाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा है। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें से आखिरकार सही क्या होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था, ये एग्जैक्टली इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम, क्योंकि ये जो है ऑप्शन हमें बताता है कि इसी के तहत भारतीय संविधान जो है जब तक बन नहीं पाया था इंडिया पे रूल होता था। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है कि अ मनी बिल प्रपोज्ड और पास्ड बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विदिन। अब यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई मनी बिल पास किया गया तो कितने दिनों तक आखिरकार उसको रोका जा सकेगा। तो इसमें देखिए दे रखा हुआ है पहला ऑप्शन 10 दिन, दूसरा दे रखा है 14 दिन, तीसरा दे रखा है 20 दिन और चौथा दे रखा हुआ है 30 दिन। तो मनी बिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है कि मनी बिल को अधिकतम जो है कितने दिनों तक रोका जा सकता है। अधिकतम जो है मनी बिल को हम रोक सकते हैं दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन सही होने वाला है 14। तो इस वजह से ये ऑप्शन आप टिक कर दोगे। अब देखिए पूछा गया तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका ऑफिस कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए जो है ऑफिस होल्ड करता है। 6 साल के लिए पहला ऑप्शन, या जो है 6 साल या 65 साल की उम्र के लिए जो भी पहले पड़ जाए, या जब तक राष्ट्रपति चाहे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या 5 ईयर्स और द एज ऑफ 60 विच इज़ अर्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन करेक्ट होगा चौथे का, जो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बी, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, कि या तो वो 65 साल का हो जाए या 6 साल का उसका कार्यकाल होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो इसमें चौथा निकल के आता है, चौथा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि व्हाट इज़ द प्रीवी परस्यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। व्हाट इज़ प्रीवी परस्यू। अब इसमें चौथा क्वेश्चन ये है, अब हमें समझना होगा कि प्रीव्यू परस्यू आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में क्या है। देखिए द परस्यू गिवन प्राइवेटली बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन और टू अनदर, अ परस्यू गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डी इंटीग्रेट्स फॉर द सर्विस रेंडर्ड, आर ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया erstwhile प्रिंसेस ऑफ इंडिया, और अ गिफ्ट गिवन बाय erstwhile प्रिंसेस ऑफ इंडिया और टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो ऑप्शन होगा चौथे का ऑप्शन दोस्तों इसमें होने वाला है आपका सी करेक्ट। तो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड इसमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है। तो बेसिकली देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 106th अमेंडमेंट, 106th अमेंडमेंट, देन 100th अमेंडमेंट, देन 73rd अमेंडमेंट, और उसके बाद इन्होंने दे रखा हुआ है 74th अमेंडमेंट। तो इसमें जो पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा, ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन आप सब कर रहे होगे और लॉयर हो तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, एलएलएम कर रहे हो तो लॉयर हो, तो इसका आंसर होगा आपका 73rd अमेंडमेंट, यानी कि 73वें अमेंडमेंट में क्या होता है, पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ें आपकी निकल के आती हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या होता है, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पहला किसने बनाया था।
इसमें पहला ऑप्शन दे रखा हुआ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ही वॉज किड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कह सकते हैं किड, क्योंकि भाई बहुत बड़े बाप के बेटे थे, उनके बारे में मैंने तो सुना है उनके कपड़े धोने बाहर जाते थे। दूसरा ऑप्शन है गांधी जी। तीसरा ऑप्शन है एडवाइजरी ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा, जिसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, वो ऑप्शन होगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि एडवाइजरी ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्लियर हो गया कि किसने बनाया था पहला ड्राफ्ट। उसके बाद अब आते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पे दोस्तों। 7वां क्वेश्चन हमें ये बताता है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। आखिरकार हमारा जो झंडा हम लोग यूज़ करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था। वह अडॉप्ट दोस्तों तब करा था जब थी क्या 22 अगस्त 1947, पहला ऑप्शन इन्होंने बताया हुआ है। सेकंड ऑप्शन इन्होंने बताया हुआ है 21 जुलाई 1947। थर्ड ऑप्शन इज 23 जनवरी 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 22 अक्टूबर 1947। नाउ विच इज गोइंग टू बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा दोस्तों। 7वें का ऑप्शन होगा बी करेक्ट, इस वजह से क्योंकि 21 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया हुआ था। तो ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आई होप आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स और बहुत सारी चीज़ें अदर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लोग निकालने में सफल होने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन तो इन्होंने दे रखा हुआ है। 8वां क्वेश्चन इन्होंने दे रखा हुआ है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट करा हुआ था। पहला 25 नवंबर 1949 या 29 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 या 27 नवंबर 1949। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कि जो 8वां क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर सी होगा। वो आंसर सी इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि इसी के दिन जो है बेसिकली इन लोगों ने अपने आप को एक टाइम पे कहा था कि वी आर गोइंग टू गेट फ्री। इस वजह से 26 नवंबर को बनाया गया था, जो है अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया का। लेकिन इसको इन्होंने क्या करा, कब से लागू करा था हम लोगों को याद होगा 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों जो अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द माफ करिएगा खांसी आ रही है। हाँ, 9th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 26 जनवरी 1950। कौन था भैया पहला चीफ जस्टिस, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए, कमेंट में लिख के बताइए। 9th का ऑप्शन होएगा, देखिए क्या मेहरचंद महाजन होगा या पतंजलि शास्त्री होगा या एच.जे. खन्ना होगा या बी.के. मुखर्जी होगा। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेसिकली होगा एच.जे. खन्ना, यानी कि एच.जे. खन्ना was the first chief justice of India. Now this must be clear to every one of you that who was the first chief justice of India who assumed office on 26 January 1950 was H.J. Khanna. This is clear. I hope this is clear. Now come to the 10th question. 10th question is the Constitution of India declare India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic assuring its citizens of justice, equality and liberty and endeavor to promote fraternity among them. The words socialist and secular were added in the year. ये तो हमारी प्रस्तावना का यानी कि प्रियम्बल का पार्ट है। तो पहला ऑप्शन कब होगा 1956, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन 1970 तो और डी ऑप्शन है 1978। तो विच वन इज गोइंग टू करेक्ट, आप लोग गेस करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे लिखने से पहले मैं बताता हूँ कि देखिए 1976 का जो अमेंडमेंट आया था हमारी प्रस्तावना में, उसमें इन्होंने जोड़ा हुआ था क्या, ये 3 वर्ड 4 वर्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नाउ come to the next question. Which of the following deal with the subject of local government? अब local government इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। जो 11th क्वेश्चन का ऑप्शंस दे रखा हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड थी,
या कोठारी कमीशन था, या वीरप्पा मोइली कमेटी थी, या जो है वेंकटाचमलन कमीशन था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स, वो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्म होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सबको पता होना चाहिए और कमेंट में जरूर लिख के बताइए। देखिए पहला ऑप्शन इसमें दे रखा हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या माउंटबेटन प्लान, या क्रिस्प मिशन। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको लाइटली मत लीजिएगा। अब देखिए इसमें आता है आपका 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन। अब जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जब भारत को आज़ाद किया जा रहा था, उन्होंने कब ये अनाउंसमेंट करा हुआ था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा? इस वजह से इसमें देखिए, क्या फरवरी 1947? बिल्कुल नहीं। क्या जून 1949? क्या अगस्त 1947? या जून 1948? इसमें माफ़ कीजिएगा, आज़ाद तो भारत पहले ही हो चुका था, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पावर कब आता है भारत के पास? भारत के पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पावर आता है जून 1948 में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसमें क्या है, इन द नेशनल फ्लैग व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ द विड्थ एंड द लेंथ। ये तो भाई आप लोग तो बिना बताए कर लोगे, हम लोग नर्सरी केजी से करते चले आ रहे हैं, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, 2:3। ये सब बच्चों को पता होगा मुझे लगता है जहाँ तक। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर इन द बेंच टू डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। केशवानंद भारती जी ने, मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत सारे केसेस करे हुए थे और उसमें संविधान के ढांचे को लेकर उनके बहुत सारे प्रश्न थे। वो आगे के वीडियोस में आप लोगों से मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि उस बेंच में आखिरकार कौन कौन लोग थे, उस बेंच में कितने मतलब जजेस हुआ करते थे। अब पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है 13 या 12 या 14 या 15। तो यहाँ पे जो करेक्ट होने वाला है वो 13 होगा। 13 जजेस की बेंच थी जिसने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले को हेडिंग किया था, सुना था। अब 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन था पहला स्पीकर? भाई ये तो बच्चे बच्चे को याद होगा। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है जीवी मावलंकर, के.एम. मुंशी, फ्रैंक एंटोनी और सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू तो लॉजिक भी तो लगाओ, नहीं होगा क्योंकि पहली मीरा कुमार थी, उसके बाद सुमित्रा महाजन हो गई महिलाओं में। और तो यहाँ पे क्या होगा, के.एम. मुंशी बिल्कुल नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर। ओके, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब 17th क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन बेसिकली ये बताता है, व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट, क्या होगा उसमें? पहली कंडीशन दे रखी हुई, द मेंबर ऑफ द लोकसभा इमीडिएटली इलेक्ट अ स्पीकर। क्या ये ऑप्शन सही है? बताता हूँ। द सीनियर मोस्ट विलिंग मेंबर ऑफ लोकसभा बिकम एज स्पीकर, या द प्रेसिडेंट अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा एज स्पीकर, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रोसीड्स ओवर टिल द नेक्स्ट स्पीकर इज इलेक्टेड। तो विच वन इज गोइंग टू गेट करेक्ट दोस्तों? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे राष्ट्रपति महोदय वहाँ पे अपॉइंट करते हैं किसी भी मेंबर को एज अ स्पीकर। ओके, अब 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 8वां क्वेश्चन बेसिकली क्या है? 8वां क्वेश्चन क्या है? हु प्रिसाइड्स ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इनॉग्रल मीटिंग कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने की? अब बताइए, सच्चिदानंद सिन्हा, या पी.यू. उपेंद्र, या भीमराव अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो 18th का ऑप्शन दोस्तों क्या करेक्ट होगा? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग को क्या किया था? इन्होंने इनॉग्रल मीटिंग इन्होंने ही ले रखी हुई थी। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं 19th नंबर क्वेश्चन की तरफ। टोटल 75 है, परेशान मत होना, ज़्यादा नहीं है, बड़ा वीडियो नहीं होगा। अब देखिए
जो 19th क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमुलेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज, अब 1950 26 जनवरी ही आखिरकार क्यों चुना गया, उसको चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, ये तो कोई बात नहीं हुई। दिस डे वॉज बींग सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। मैंने आपको पहले बताया था कि 26 जनवरी चुनने के पीछे कारण ये था क्योंकि इस दिन को ही पहले एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, इसीलिए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, द हाई कोर्ट इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट। सबसे पहले कहाँ हाई कोर्ट बना था, किसने बनाया था, ये आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों ने हाई कोर्ट बनाया था। तो 20वां ऑप्शन तो आप दिमाग लगा के सोच लो कि अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए थे, कहाँ पे आएंगे, वो समुद्र के किनारे आएंगे। तो समुद्र के किनारे अगर आते हैं तो कोर्ट कहाँ बनेगा? अब देखो, समुद्र के किनारे मुंबई तो है, मद्रास तो है, दिल्ली नहीं है, मद्रास है और मुंबई है, चलो ये भी सही है। अब लेकिन जो प्रेसिडेंसीज उनकी क्या थी, दिल्ली कलकत्ता नहीं है, और इसमें प्रेसिडेंसीज अंग्रेजों की क्या होती थी, बॉम्बे मद्रास कैलकटा। इस वजह से उन्होंने कहाँ का कोर्ट बनवा दिया अंग्रेजों ने कोर्ट जो बनवा दिया बॉम्बे मद्रास कैलकटा में बता दिया। इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अब हम 21 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 21 क्वेश्चन ये है कि द न्यू इनोवेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन रेलवेज कॉल्ड कायाकल्प इज हेडेड बाय। अब देखिए, इंडियन रेलवेज की एक पॉलिसी आई हुई थी जिसका नाम कायाकल्प रखा गया था। उसको हेड कौन करता था, हेड किसने करा? अब देखिए उस समय जो नितिन गडकरी वो परिवहन मंत्री थे, उनसे लेना देना नहीं है। अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। रतन टाटा जी बिजनेसमैन है, उनसे लेना देना नहीं है। तो सुरेश प्रभु उस तत्कालीन रेल मिनिस्टर थे, उस टाइम पे कायाकल्प को जो है उन्होंने हेड करा था। ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिकली करंट का क्वेश्चन एक तरीके से हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन इंटरनेशनल ज्यूरी ऑन 9 अप्रैल 2015 डिक्लेयर्ड विच सिटी एज द नेशनल अर्थ आर कैपिटल। किस सिटी को नेशनल अर्थ आर कैपिटल बोला गया था? क्या कोयम्बटूर को बोला गया? नहीं। क्या सियोल को बोला गया? नहीं। द काठमांडू? नहीं। इसमें हमारे लिए गर्व करने वाली बात होगी, हमारे थाने को बोला गया है। ठीक है, नेशनल अर्थ आर कैपिटल। ओके, और हम कहीं तो कम से कम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर पा रहे हैं। हम लोग भारतीय हैं, हमें भारतीयता पे गर्व है और बहुत आगे बढ़ेंगे भारतीय लोग, और हम सभी को बढ़ाना है अपने देश को। देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री लॉ मेकर वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लॉ अलाउिंग मेडिसिन्स टू प्लेस टर्मिनली इल पेशेंट इनटू अ डीप स्लीप अंटिल दे डाई। भाई कौन सी कंट्री डीप स्लीप देना चाहती थी पेशेंट्स को जो बहुत इल हो रहे थे? 23 ऑप्शन आज का क्या होगा, गेस करोगे आप लोग? नहीं कर पाओगे। चाइना? नो। फ्रांस क्या होगा? क्या इंडिया होगा या यूनाइटेड स्टेट्स? दैट इज फ्रांस। फ्रांस ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन इज कम्प्लीटली करेक्ट ओवर हियर। इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा यार मैं, है ना। अब उसके बाद आ जाओ, ई राशन कार्ड सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ये भी उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, और लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अब अरविंद केजरीवाल आए थे, बहुत बड़ा हाईटेक काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। इसका ऑप्शन ए होगा दिल्ली। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से डोंट से लाइक दैट। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, 25। अब देखिए, बाइबेक डेबरी कमिटी हैज़ बीन सेटअप टू सजेस्ट द रिफॉर्म एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ। अब ये कमेटी हमें पता होनी चाहिए, विवेक कमेटी जो आई थी ये किस लिए सेटअप करी गई थी? क्या ये एमटीएनएल की रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते थे, या इंडियन पोस्ट की, या नीति आयोग की, या इंडियन रेलवे की? तो आपको तो क्लियर पता होगा क्योंकि आप लोग बच्चे पढ़ने वाले हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इंडियन रेलवेज की। इंडियन रेलवेज की स्थिति सुधारने के लिए विवेक कमेटी बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, now we are going to come on the question number 26 which is really very important. क्वेश्चन नंबर 26 हमें बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन इंडिया नीड टू रीअपील और अमेंड अर्जेंटली लॉस
which discriminate against person with disease and stop the official use of word associated with it। इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या पोलियो, लेप्रेसी, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस? इसका ऑप्शन दोस्तों होने वाला है हमारा बी, लेप्रेसी। लेप्रेसी एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, और उसमें प्राण चले जाते हैं। लेप्रेसी के बारे में मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ स्टडी IQ वालों ने एक बार बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ था, उनको देखा तो नहीं मैंने आज तक, लेकिन आदर्श मानता हूँ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा क्योंकि वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता था फ्रेंड्स। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 27 वाले पे। 27 ये था कि व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड एज द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। अब उस समय जब ये क्वेश्चन पेपर बना था, जब ये पेपर हुआ था, तो नया नया तेलंगाना वाला आप जानते हो मैटर उठा था। तो आंध्रा की कैपिटल क्या बनाई गई थी? आंध्रा की कैपिटल तो पता होनी चाहिए, बाहुबली सबने देख रखा हुआ है कि नहीं? इस वजह से ये सब तो पता ही हो भाई, साउथ के सुपरस्टार कौन है वहाँ पे। लेकिन खैर मुद्दे की बात है, मजाक की विषय नहीं है ये। अब बात ये है मेरी, तो इसका आंसर आप लोग बताओ जरा सा मुझे, ये आंध्रा की कैपिटल क्या बनाई गई थी? आंध्रा की कैपिटल जो दोस्तों बनाई गई, क्या जो हैदरनगर बनाई गई थी, या अमरावती बनाई गई थी, या शिवनगरम? तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनाई गई थी, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए गोदावरी महापुष्करम फेस्टिवल विच इज़ हेल्ड इन 144 ईयर्स इज़ बीइंग हेल्ड इन द स्टेट। अब गोदावरी महापुष्करम फेस्टिवल अब कहाँ पे मनाया जाता है? ये तो भाई बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में तो होगा नहीं भाई, गोदावरी नदी तो वहाँ बहती नहीं, तमिलनाडु में होगा नहीं, और आंध्र प्रदेश आप लोग गैस ही कर लिए हो। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि बायलैटरल जॉइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन हेल्ड इन वर्सो ऑन जून 2015, ठीक है 15 जून 2015, ये उस समय का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो लेकिन फिर भी आंसर तो पता होना चाहिए, कहाँ हुई थी बायलैटरल टॉक्स हुई थी, ठीक है, और किसके किसके बीच में हुई थी। ये बेसिकली जो बायलैटरल टॉक्स हो रखी हुई थी, तो ये जो है 29 का जो ऑप्शन होगा आपका डी होगा, इंडिया और पोलैंड के बीच में होता है। वर्सोवा में जो हुई थी ना, ये इंडिया और पोलैंड के बीच में हुई थी। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कंट्री पार्लियामेंट वोटेड टू बैन सिम्बल्स एंड प्रोपेगेंडा रिप्रेजेंटिंग टोटलिटरियन कम्युनिस्ट नाजी regimes including street names, flags as well as movements of the flags। किस कंट्री ने बैन कर दिया इस तरीके के नाजी वगैरह के, जो कम्युनिस्ट वगैरह के जो मामले थे, नौटंकियाँ जो कम्युनिस्ट करते हैं ना, उनको किसने? देखिए ये जिस कंट्री ने करा है वो कंट्री मतलब बहुत जो है बेसिकली समझ लीजिए विलिंग वाली होगी, विल होगा। यूक्रेन ने बेसिकली कर दिया है, उन्होंने बैन करा हुआ। यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, तब का मामला है, इससे मतलब नहीं हम लोगों को करंट का है। खैर अब आते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन जो आप लोगों का है, वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज। वॉइड एग्रीमेंट होता है, एक वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा एग्रीमेंट के टाइप्स, और इन सब पे वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। खैर अभी वॉइड एग्रीमेंट होता क्या ये एग्रीमेंट इलीगल इन नेचर होता है, या ऑप्शन नंबर बी एग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, या एग्रीमेंट वॉलेटिंग लीगल प्रोसीजर होता है, या एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं होगा वही वॉइड एग्रीमेंट होता है, जो उसको जिसको कानून मान्यता ही नहीं देता है, ठीक, वो वॉइड एग्रीमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। आई नीड विक्स, मुझे आज खांसी बहुत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट
नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर अंडर सेक्शन 2I इज कॉल्ड। अब इसमें क्या बताया गया है, अब विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, वन और मोर पार्टीज के द्वारा, बट नॉट अदर ऑप्शन 2I। ठीक, इसमें क्या होगा 32 का ऑप्शन में आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो शुरू से ही इलीगल है, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से ही इलीगल है, तो इसका 32 का होगा डी ऑप्शन। अब 33 पे आते हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, दूरस्थ डैमेज जिसको कहते हैं, हैज़ बीन डिटरमाइंड इन द केस ऑफ, किसके केस में रिमोटनेस ऑफ डैमेज को डिटरमाइन किया गया था, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्या हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, ये सही है, वैसे इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये केस ढूंढना पढ़ लेना, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज, क्या है ये वॉइड है या सेल है, या एग्रीमेंट टू सेल है, या ऑक्शन टू सेल है, ऑक्शन सेल है। 34 का ऑप्शन जो तो सही जो होगा एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, कि फॉर फ्यूचर में आप कुछ परचेज करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर पे आते हैं, एन एग्रीमेंट वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। 35 का जो आंसर होगा, क्या वो वॉइड होगा, या वॉइडेबल होगा, या वैलिड होगा, या अनफोर्सेबल होगा, ठीक है। बिना कंसिडरेशन, एन एग्रीमेंट वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, जहाँ पे मतलब इलीगल कंसिडरेशन हो रहा है, प्रतिफल जो है गलत निकल के आ रहा हो, जिसका रिजल्ट गलत निकल के आ रहा हो, विच इज़ नॉट फेवर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के हिसाब से ना हो, वो क्या होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि शुरू से गलत है वो। तो इसका ऑप्शन आप लोग क्या टिक करने वाले हो, इसका ऑप्शन आप लोग टिक करोगे, जो ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन आप टिक करने वाले हो, दिस इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 36, एडवर्टाइजिंग एजेंसी इनवाइट्स टेंडर, इट इज़ नोन एज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, या काउंटर ऑफर है, या एग्रीमेंट है, या इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। 36 का दोस्तों जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दिट्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। भाई आप एडवर्टाइज दे रहे हो तो ऑफर दे रहे हो ना, आप कोई पर्चा लगा रखे हो तो ऑफर दे रहे हो, तो ऑफर पर्चा देख के कोई गया तो दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन। अब जो एक्सेप्ट कर लेगा उसको कोई रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पैसे दे देगा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आप लोगों का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर में घोड़े वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बंदा था, एक बार वो घोड़ा मांगता है एक सेलर से, और सेलर उसको घोड़ा दे देता है। हालांकि उसने बताया नहीं कि उसको शादी के लिए घोड़ा चाहिए, और वो सेलर से जो है घोड़ा लेके चला जाता है, ठीक है, और शादी में जाता है, जैसे बुलेट फायर होती है और घोड़ा जो है दौड़ने लगता है। अब वो जाके कोर्ट में केस करता है, कोर्ट में जज साहब उस घोड़े वाले के फेवर में फैसला सुनाते हैं, क्योंकि भाई आपने उसको बताया नहीं कि उसको घोड़ा किस पर्पस के लिए चाहिए, और क्योंकि वो रेस का घोड़ा बेचने वाला व्यक्ति था तो उसने रेस का घोड़ा दे दिया, इस वजह से उसकी जीत हो जाती है उस मामले में। खैर, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर का ऑप्शन इससे आप लोगों को क्लियर हो गया, क्या ये लेट द सेलर अवेयर होगा, नहीं, लेट द बायर बी अवेयर होगा, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 37 का, लेट द बायर बी अवेयर। अब आते हैं हम लोग 38th क्वेश्चन पे। 38th क्वेश्चन दोस्तों क्या है, द केस ऑफ मोहिरी बी वर्सेस धर्मदास घोष 1903-301, ठीक है, 539 डील्स विथ, किससे रिलेटेड ये था इनका केस, क्या ये फ्रॉड से था, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से था, या माइनर एग्रीमेंट से रिलेटेड था। ये बेसिकली जो 38th का ऑप्शन है, 38th का इसका ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों का दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ये माइनर एग्रीमेंट से था। माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बिहाफ पे कोई बंदा जो उसका गार्जियन होता है वही करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे आते हैं दोस्तों, अंडर सेक्शन 22 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, डिलीवरी मीन्स, डिलीवरी क्या है 22 में, ग्रेशियस ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या इनवॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर,
ये वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन irrespective ऑफ whether it is gracious, involuntary or voluntary from one person to another। तो बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 39th का सी हो जाएगा, क्योंकि वॉलेंट्री ट्रांसफर आप कर रहे हो, विलफुल है, जबरदस्ती नहीं कराया जा रहा, तो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, अंडर सेक्शन 14 द पार्टनरशिप एक्ट 1932 गुडविल ऑफ द बिजनेस इज property of firm, property of managers, managing partner, property of partner having highest share in the profit, property of partner having lower share in the profit। तो 40 का ऑप्शन क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। गुडविल जो होता है किसी इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी नहीं है, गुडविल क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म या कंपनी होगा, ठीक है। अब सामंत वर्सेस सामंत कंपनी लिमिटेड लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या निकल के आता है, सामंत वर्सेस सामंत वाले मामले में इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, कंपनी का क्या इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है, जी हाँ यही निकल के आता है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट पर्सन होता है। इसी केस में हमें पता चलता है लोग आते हैं जाते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन मेंटेन रहता है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे रिलेट्स टू, ये किसका था, ये बेसिकली अल्ट्रा वॉइड्स का सिद्धांत था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वॉइड्स वायर्स का सिद्धांत था ये। इस वजह से दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब 43rd क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी इज, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए। मैं भी एक कंपनी चलाता हूँ लेकिन मैं उसमें स्लीपिंग पार्टनर हूँ क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे पता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए होते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो ये आप लोगों को यार जब पता है तो कमेंट करके बताओ ना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ऑल राइट, नाउ अगले वीडियो में सही से आऊँगा यार, खांसी बहुत आ रही है आज। विच कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर इट शेयर्स, कौन सी कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है बिना किसी दिक्कत के, क्या प्राइवेट कंपनी, क्या पब्लिक कंपनी, या 1 पर्सन कंपनी। तो भाई साहब पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर देती है ना, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट करा देती है, शेयर्स आ जाते हैं, है ना, और हम लोग खरीद लेते हैं। शेयर होल्डर तो बहुत सारे लोग हो गए, मैं भी शेयर होल्डर हूँ, शेयर्स बहुत सारे खरीदे मैंने, आप लोग भी खरीदो। खैर अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पंजाब यूनिवर्सिटी के LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम का अब हम लोग कर रहे हैं। Which companies are extended to add limited or private limited at the end of their name under Section 8 Companies Act 2013। कौन सी कंपनी लगा सकती है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, कौन सी कंपनी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। नाउ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46। इन प्रोसीडिंग US 107 CRPC एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस फॉर सच पीरियड। बॉन्ड लेता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 107 CRPC में, वो उसका पीरियड कितना होगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, ये तो आप सब लोगों को आता होगा, 1 साल। 1 साल इज़ द राइट आंसर, आप इसको टिक करके आएंगे। 1 ईयर, 1 ईयर इज़ करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47। 47 नो ऑर्डर इशूड सेक्शन 144 CRPC शैल रिमेन इन फोर्स मोर देन, कितने टाइम पीरियड के लिए सेक्शन 44 इन्फोर्सेबल होगा। जब कोई ऑर्डर इशू नहीं होगा तो सेक्शन 144 कितना टाइम के लिए होगा, सेक्शन 144 जो होगा 2 मंथ्स के लिए होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा
ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू करेक्ट ऑप्शन एंड 2 मंथ होगा। ठीक, 2 महीने। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ सभी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल फॉर इन 4 स्टेजेस। इसमें से कौन सा पनिशेबल है 4 स्टेजेस में? रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, रेप। पता होना चाहिए रॉबरी करने के लिए कितने लोग चाहिए, डकैती के लिए, थेफ्ट के लिए, रेप के लिए। रेप तो बहुत संगीन अपराध है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, 48 का ऑप्शन होगा बी। 4 स्टेजेस में इसमें पनिशेबिलिटी होती है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन क्या टिक करने वाले हो? 48 का बी ऑप्शन आप टिक करोगे, डकैती। डकैती जिसको हिंदी में बोला था तुम लोग भैया, समझ गए? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 49, what is the punishment for attempting to wage war or abetting waging to a war against the government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर आप वॉर करने की कोशिश करते हो तो कितने साल की सजा होगी या कौन सी सजा होगी? डेथ होगी, पनिशमेंट फॉर लाइफ होगी और फाइन होगा 14 ईयर या दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 हमें बताता है कि भैया 14 साल के लिए भी अंदर हो जाओगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होगा, डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है अगर भारत के विरुद्ध युद्ध करने की कोशिश करोगे तो। इसलिए क्लियर 49th ऑप्शन आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ इज नॉट रेप इफ शी इज 18 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड और 14 ईयर्स ओल्ड। नाउ 50 का ऑफ कोर्स जो आंसर दे रखा हुआ है 15 ईयर्स एज दे रखा हुआ है, तो ये 15 साल। वैसे यार लड़कियों के लिए जो शादी की एज डिसाइड करी गई 18 करी गई है, तो इसमें गवर्नमेंट कैन डू लिटिल अमेंडमेंट कि अगर कोई भाई 15 साल से नीचे की शादी कर रहा है तो ही शुड बी सेंट टू द एग्जाइल, जेल भेजो, लड़की के बाप को भी और लड़के के बाप को भी। क्योंकि शादी क्या होती है ना, बेसिकली इट इज़ रिलेशनशिप ऑफ 2 फैमिलीज़। अब अपने मर्जी से कर रहे हैं तो उसको तो भाई दोनों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर लड़का है तो लड़के को ही नहीं फंसाओ, लड़की को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, क्योंकि हमारी सोसाइटी कहती है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं और पुरुष महिलाओं से कम नहीं, तो सबको इक्वल ट्रीट करो। दैट्स सो सिंपल, है ना। 51 पे आते हैं। खैर, सेक्शन 371 ऑफ IPC punishes a person who deals in slave for profit, occasionally sells wine or takes work without money, habitual of dealing with slave। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हैबिचुअल ऑफ डीलिंग इन स्लेव्स। ठीक, लोगों को बेचता है, खरीदता है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हम लोग। कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज, इंटेंशन आखिरकार होती क्या है? सिमिलर इंटेंशन, प्री अरेंज प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज, कॉमन डिजाइन फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। 52 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा प्री अरेंज प्लानिंग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप इसको टिक करिएगा। डी पे पढ़ोगे यार तभी चीज़ें हो पाएंगी, ऐसे नहीं हो पाएंगी, ये ध्यान रखना। और एक वीडियो में इतना लंबा हो रहा है ऑलरेडी, डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं। अगले वीडियोस में बनाऊंगा, मैं बताऊंगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डी मिनिमस नॉन कॉर्टेक्स लेक्स। ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, लैटिन सूक्ति जिसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या हो गया? ये ऑप्शन नंबर क्या होगा 53 का? क्या नेसेसरली नो लॉ, नथिंग is an offence done by children under 7 years old, every person is liable for his own act, thrilling act do not institute an offence। तो ऑप्शन नंबर 53 का सही होने वाला है डी, थ्रिलिंग एक्ट्स डू नॉट इंस्टीट्यूट एन ऑफेंस। ठीक है, ये सही होगा। अब अगले पे आ जाओ 54 पे। एन अटेम्प्ट टू पुल जेड्स नोज, ठीक है, जेड की नोज खींच रहा है। जेड इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेस होल्ड ऑफ एज टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग दिस। ए को प्रिवेंट करता है करने से। ए इज मूव्ड सडन एंड वॉयलेंट, ठीक है, सडनली वॉयलेंट हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस शूट्स जेड टू डेथ, वो जेड को मार देता है। ए इज लाइबल फॉर वॉट, ए को क्या लाइबिलिटी होने वाली है इसमें?
अब कल्पेबल ऑफ होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल ऑफ होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या बोथ, या नन ऑफ दीज। 54th का ऑप्शन ये हो जाए कल्पेबल ऑफ होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। तो इस वजह से आप ऑप्शन क्या टिक करने वाले हैं उसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 55 ये बताता है व्हेन अ पर्सन इज मेड टू कमिट क्राइम आफ्टर बीइंग पुट अंडर फियर ऑफ डेथ देयर इज। अब देखो पर्सन कमिट करता है क्राइम, ठीक है, डेथ के फियर में मान लो, इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, 55 का डी हो जाएगा ऑप्शन, नाइदर मेंसरा नॉर ऑफेंस। ठीक है, मेंसरेम ये भाई अपने मौत से बचने के लिए कुछ कर रहे हो, चलो ठीक है, उसके खैर ठीक नहीं है कुछ भी किसी की हत्या करना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। ए, बाय इन्वेस्टिगेशन वॉलेंट्री कॉसेस डेड अ पर्सन अंडर 18 ईयर ऑफ एज टू कमिट सुसाइड। ए हैज़ अबेटेड सुसाइड, अबेटेड मर्डर, कमिटेड मर्डर, ऑल ऑफ दिस। 56 लॉजिकल क्वेश्चन है, 56 का हो जाएगा इसमें बी, अबेटेड मर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आप टिक करोगे, बी, बी इज द राइट आंसर दोस्तों ओवर हियर। नाउ कम टू 57, डिफेंस ऑफ इंस्टेंटली इज डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को आप अगर LLB पढ़ के आए हो तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिज्म, मैकनॉटन्स रूल, इर्रेसिसिबली इम्पल्स, इक्विवोकेलिटी टेस्ट। इसमें से क्या सही होगा, इसमें सही होगा आपका बी ऑप्शन। इस वजह से यू कैन टेक बी ऑप्शन। इसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत लंबा है, तो दैट विल टेक सम टाइम और आप लोग बोर हो जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 58 पे हम लोग आते हैं। 58 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोहेट क्राइम। इसमें से इनकोहेट क्राइम कौन सा है, 58। पब्लिक न्यूसेंस है क्या, क्रिमिनल अटेम्प्ट है, या अनलॉफुल असेंबली या राइट। क्रिमिनल अटेम्प्ट अगर आप करते हो तो यू आर कमिटिंग एन इनकोहेट क्राइम, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फ्रेंड्स। ऑल राइट, नाउ come to question number 59. A and B were friendly neighbors. B has a storage plant. A was celebrating Lori at his place. Due to gusty wind negligence of A, the first spread the plant of B, thus resulted in the plant catching fire. Okay, and goods stored there got completely destroyed. A person, A who is good friend and neighbor, tried to extinguish the fire but failed to do so. A made every possible attempt to limit the fire but completely destroyed the plant of his neighbor. Is A liable? क्या A liable होगा? अब बताइए, थोड़ा 10 सेकंड का पॉज लेके सोचिए, क्या A liable होगा? A liable किस कंडीशन में होगा? He is liable act done caused injury to B. He is liable as his neighbor is apparent and due to negligence of B suffered losses. Yeah, he is not liable as he did not have any intention to cause harm. He is not liable as the act did not an inventable accident. देखो भैया, आप अपने घर में कुछ भी रखो, आपकी वजह से आपके पड़ोसी को कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आप लाइबल होगे। आप कह दो कि मैंने उसको बहुत सही तरीके से रखा था, आप अपने दीवार को टंकी अपने छत पे रखे हो मान लो, ठीक है, और आपकी टंकी लीक हो रही है और आपके पड़ोसी की छत पे पानी जा रहा है, उसके घर में सीलन आ रही है। आप सोचो कि मैं तो टंकी सही से रखा हूँ और टंकी बनाने का पैसा नहीं है, और पड़ोसी से कहो पैसा नहीं, हम नहीं बनवा पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे, आपके खिलाफ केस हो जाएगा, आप जेल चले जाओगे, क्योंकि भाई पड़ोसी का तो नुकसान हो रहा है ना उसकी वजह से। इस वजह से बी लाइबल होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर बेसिकली सी इज गोइंग टू करेक्ट। ठीक है, खैर ये जो है बेसिकली ये मैं आपको अलग चीज़ बता रहा था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा इसका ऑप्शन। ही इज़ नॉट लाइबल एज ही डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू कॉज एनी हार्म टू द प्रॉपर्टी ऑफ बी। वो बी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ये यहाँ पे बेसिकली सही है इस वजह से। लेकिन वो जो मैंने आपको अभी बताया वो एक तरीके का अपवाद है, दैट वाज एन एक्सेप्शन, उसमें भी केस होता है।
ठीक है, एक हम लोग जो है राइस लैंड वाला केस पढ़ के आए हैं, उसमें ये दे रखा हुआ है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। ए एंड बी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बी इज मैरिड टू सी, व्हेन बी इज अवे टू हिज ऑफिस, ए एंड सी डेवलप फिजिकल रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, ठीक है, अब भैया समझ गए होगे तुम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एडल्ट्री इज नॉट क्राइमिनल ऑफेंस। भैया कोर्ट ने कह दिया था ना अभी अभी कुछ टाइम पहले कि एडल्ट्री अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मज़े करो। ठीक है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जर्नल बात बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय, तो उसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, 60th क्वेश्चन का, व्हाट इज मेंट बाय पैक्टा संट सर्वेंडा। ये पैक्टा संट सर्वेंडा आखिरकार क्या है? क्या ये कंपनसेशन टू एग्रीड पार्टी है? ऑल ट्रीटीज शुड बी इंटरप्टेड इन अ लाइट ऑफ पैक्ट ऑफ पार्टीज, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है? तो ऑप्शन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, दैट इज आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नाउ कम टू 62, who wrote De Jure Belli as Pacis, The Law of War and Peace? किसने लिखा था The Law of War and Peace? तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं, ग्रेशियस ने लिखा हुआ था, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 63, 63वां क्वेश्चन जो है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्स एक्वो एट बोनो इज इनरिस्ट अंडर आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 38 बी, 38 2 जो है इसका सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब 64 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 64 क्वेश्चन हमें ये बताता है, द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स इज इनश्राइंड इन। अब इसका ऑप्शन जो होगा 64 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर। ये भैया पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं हवा में नहीं हो पाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ यूबी जूस यूबी रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हुम। अब विंटर बॉटम वर्सेस राइट का मामला था, उसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया था, इस वजह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, अगर आप एलएलबी सही से नहीं पढ़ के आए हैं याद कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। अब 67 पे आते हैं, अब हम आते हैं 66 पे आते हैं। सॉरी कुछ क्वेश्चंस रह गए। ठीक है, 65 पे आइए। 65, द रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड। 65 का जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, रोमन रो में निकाला गया था सक्सेशन वाला, तो ऑप्शन नंबर ए रोमन वाले में था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ 66 पे आओ। 66 का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, जो मैंने अभी गलत बता दिया था आपको। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे वर्सेस वाइट का मामला था जिसमें ये ईडीएम को पारित किया गया था। 67 पे आइए। 67 में क्या है, tort is a violation of right of a person, right in rem, both right in person and right in rem, neither right in rem nor right in rem। ठीक, 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट इन रैम, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट इन रैम। ठीक है, वॉल्यूशन करता है टॉर्ट। अब अगले ऑप्शन पे आइए 68 पे। 68 अभी रिमोटनेस ऑफ डैमेज, पहले भी हम लोग इसमें कर चुके हैं क्वेश्चन में। रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या होता है? रिमोटनेस ऑफ डैमेज, द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, या ऑप्शन नंबर ए या बी, या ऑप्शन नंबर डी गुड फेथ वाला। तो 68 का ऑप्शन जो है वो सी है, बोथ ए एंड बी, द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस या रीजनेबल फोरसाइटनेस। 69 ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। 69 क्या है, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज कंटेन्ड बाय या कंटेन्ड इन। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत कहाँ पे आया, कठोरता का सिद्धांत कहाँ पे आता है? 69 का बी ऑप्शन होगा, राइस लैंड वर्सेस फ्लेचर का मामला था,
बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हम डिस्कशन कभी करेंगे इसके बारे में, राइसलैंड वर्सेस फ्लेचर का मामला था जो। अब उसके बाद 70 पे आते हैं। मैक्सिम इंजूरा साइन डेमन मीन्स क्या होता है 70 का? इस मैक्सिम का मतलब क्या होता है? इस मैक्सिम का मतलब वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज। ठीक, जैसे हमारी प्रॉपर्टी में घुस के निकल आए, हमें कोई नुकसान नहीं करा, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। 71 क्वेश्चन क्या बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज? क्रुएलिटी, इपिलेसी, लेप्रेसी, वेनल डिसीजेस। 71 का जो ऑप्शन होगा वो एपिलेसी होगा। ठीक, इसको सही कर लेना। लेप्रेसी वगैरह तो रोग है यार, घातक। क्रुएलिटी घातक है। ये सब आपके तलाक के ग्राउंड्स हैं। मेरा वीडियो देख लेना, तलाक के ग्राउंड्स क्या है, मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 72 क्वेश्चन नंबर पे आइए। 72 क्वेश्चन क्या है? द हिंदू सक्सेशन एक्ट इज अमेंडेड इन 2005, empowered the daughter with the right of corporency property like son under सेक्शन। कौन से सेक्शन के तहत औरत को यानी कि लड़की को भी लड़के जैसे अधिकार दिए गए? सेक्शन नंबर 8 यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें क्या सही होगा? 72 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेक्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। स्लिप ऑफ टंग, आई डिड सेक्शन 8 बट इट इज सेक्शन 6 इज करेक्ट। सेक्शन 6 हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट वाला जो मामला था उसमें आता है, और लड़की को भी लड़के जैसे अधिकार दे दिए गए। अब 73rd ऑप्शन पे आते हैं। 73rd ऑप्शन हमारा है, इसका क्या होगा? इन केस ऑफ adoption of son by Hindu male, the son must be less than 21 years old, या less than 18 years old, या less than 15 years old, या less than 9 years old। अडॉप्ट करने के लिए क्या होगा? लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 73rd का आंसर जो होगा सी होगा। सी, और सी इस वजह से होगा क्योंकि भाई डिसाइड किया गया है लेस देन 15 ईयर्स होना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 74। कंडीशंस फॉर द हिंदू मैरिज हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर। हिंदू मैरिज की कंडीशंस क्या प्रेस्क्राइब करी गई हैं? 74th में करी गई हैं। सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 75। एज रिगार्ड द पेमेंट ऑफ डॉवर कैन बी प्रॉम्प्ट, डिफर्ड, बोथ। अब भैया पेमेंट ऑफ डावर क्या हो सकती है? इसका ऑप्शन सी होगा। बोथ हो सकती है, प्रॉम्प्ट और डिफर्ड दोनों हो सकती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, एलयू में भी आया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक पेपर डिस्कशन कर लिया है, कल मैं दूसरा डालूंगा। सारे पेपर्स में आप लोगों के लिए तकरीबन 30-35 पेपर आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसको आप लोग देखिए, समझिए, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ें कर सकें और आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी दोस्तों।